हमें शांत होने की जरूरत है। साला। पुतिन चाहता था कि यूक्रेन आत्मसमर्पण कर दे। खैर, यूक्रेन ने अभी अभी उसे जवाब भेजा है और वो वैसा नहीं था जैसा वो उम्मीद कर रहा था। मॉस्को अंधेरे में है। यह तो एक बार की बात भी नहीं है, यह इतनी बार हो रहा है कि अब तो रूसी भी सोच रहे हैं कि क्या यही उनकी नई हकीकत है जिसमें उन्हें जीना पड़ेगा। और इसका जवाब है हाँ, यही वही तबाही है जिसका सामना यूक्रेन पिछले 3.5 सालों से कर रहा है। और अब रूसियों को अपनी ही दवा का स्वाद मिल रहा है। पुतिन के लिए इससे ज्यादा अपमानजनक कुछ नहीं हो सकता। उसने मॉस्को को परतदार वायु रक्षा प्रणाली से घेर लिया है। फिर भी यूक्रेनी ड्रोन अब भी अंदर तक वार कर रहे हैं और पुतिन उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। पिछली रात 1 दिसंबर को हमने रूस के रोमानिस्क जिले से वीडियो आते हुए देखे। यह मॉस्को क्षेत्र का एक जिला है। वीडियो में पूरी तरह अंधेरा दिख रहा था। अधिकारियों के पास यह बताने के लिए कोई जानकारी नहीं थी कि बिजली कब वापस आएगी। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि ब्लैकआउट का कारण क्या था। लेकिन कुछ निवासियों के अनुसार वहां एक विस्फोट हुआ और फिर सब तरफ अंधेरा छा गया। यहाँ एक निवासी का वीडियो है जिसमें सब कुछ दिखाया गया है, जरा देखिए। बिना लाइट वाली कार कहाँ है? नहीं, उसमें आग नहीं लगी और वहां कोई नहीं है। साला, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है यार। अब जब मैं सोमवार रात रिकॉर्ड कर रहा हूं, हमारे पास ये खबर नहीं है कि यूक्रेनी ड्रोन वहां थे या नहीं। अगर ये तोड़फोड़ थी तो लिडिल के लिए चिंता की बात है, व्लादिमीर। लेकिन अगर ये असल में यूक्रेनी ड्रोन थे तो ये और भी ज्यादा चिंता की बात हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुतिन ने मॉस्को को एयर डिफेंस सिस्टम से घेर रखा है। उसने खुद को और राजधानी शहर को बचाने के लिए बाकी देश को बिना सुरक्षा के छोड़ दिया है। मैं सच में यही कह रहा हूं। अपनी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर को देखिए। लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर यूक्रेनी ड्रोन अभी भी मॉस्को क्षेत्र के अंदर पावर प्लांट्स पर हमला कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पुतिन बहुत ज्यादा डरे हुए होंगे, भले ही वह अपनी बिना खिड़की वाली भूमिगत बंकर में छुपे हों। अब रूसियों के लिए यह एक अलग कहानी है। उनके लिए इस स्थिति को और भी बदतर बना देता है यह तथ्य कि यह कोई अलग थलग घटना नहीं है। 1 हफ्ता पहले यूक्रेन ने मॉस्को क्षेत्र के एक बड़े पावर प्लांट पर हमला कर पूरे इलाके की बिजली काट दी थी। देखिए, यह मॉस्को क्षेत्र में शारोता स्टेट डिस्ट्रिक्ट पावर प्लांट था। यह इस क्षेत्र के सबसे बड़े पावर प्लांट्स में से एक है। फिर भी पुतिन इसे नहीं बचा सके। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने इस क्षेत्र में 2 ड्रोन नष्ट किए। लेकिन ऐसा लगता है कि वही पुराने ड्रोन के मलबे रूसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत खतरनाक साबित हुए। अब घटना के बाद की स्थिति देखिए। यह क्रेमलिन और स्थानीय रूसियों के लिए झटका था। यूक्रेन द्वारा पावर प्लांट नष्ट करने पर उस इलाके के 30,000 से ज्यादा लोगों को हीटिंग नहीं मिली। यह उस समय की बात है जब तापमान जमाव बिंदु तक पहुंच रहा था। इसी वजह से गवर्नर ने कहा कि वे बैकअप सिस्टम और मोबाइल हीटिंग यूनिट्स तैनात कर रहे हैं। लेकिन रूसी टेलीग्राम पर निवासियों के अनुसार इनमें से कुछ भी सच नहीं था। हमले के बाद कोई हीटिंग नहीं थी। इसी वजह से अब कई रूसी लोग सवाल उठाने लगे हैं कि क्या हो रहा है। वे सोच रहे हैं क्या यही उनकी नई हकीकत है जिसमें उन्हें जीना होगा। यह रूस के सबसे पुराने प्लांट्स में से एक है। यह व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। इसका मतलब है कि यह नाजियों से बच गया था, लेकिन यह लीडो व्लादिमीर के आक्रमण से नहीं बच सका। यह इस युद्ध के शुरू होने के बाद से सबसे गंभीर नुकसानों में से एक था। अब बच्चे डर जाएंगे।
हाँ, फिर से सब गड़बड़ हो गया। यह तथ्य कि यह इतना बड़ा हिट था और यह कि रूस के अंदर हमले अब इतने आम हो गए हैं। रूसी अब समझने लगे हैं कि यह युद्ध पुतिन के लिए कैसा है। इस संदेश को देखिए जिसे एक रूसी नागरिक ने एक रूसी टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया था। यह संदेश कल 1 दिसंबर को पोस्ट हुआ था। रोस्तोव के पश्चिम में 4 जोरदार धमाके हुए। एक धमाका इतना तेज था कि शहर के केंद्र की खिड़कियां भी हिल गईं। लगता है अब रात के हमलों की आदत डालने का समय आ गया है। अब कम से कम कहने के लिए वह निश्चित रूप से एक खुलासा करने वाला संदेश था। अब यहाँ वह हमला है जिसके बारे में यह आदमी बात कर रहा है और मैं आपको दिखाने से पहले ही इसकी पुष्टि कर देता हूँ। यह बहुत ताकतवर था। देखिए यहाँ हमारे पास कैमरे से क्या है, कैमरे से हमारे पास क्या है सिद्धांत रूप में। मैं वहां शूट नहीं कर रही हूँ। ओ फक। यह हमला प्रभावी था जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के दौरान दक्षिणी रूस में हालात गर्म थे। यूक्रेनी ड्रोन ने रोस्तोव के गुकोवो में हीटिंग प्लांट को निष्क्रिय किया जिससे 100 से ज्यादा घरों की बिजली गई। इसी दौरान नोवोस की एक औद्योगिक सुविधा में आग लग गई। संक्षेप में भाई देखो, कमाल का है यार। अब इससे यह साबित होता है कि यह जंग रूसियों के घर तक आ गई है और ये सिर्फ दूर दराज के इलाकों में रहने वाले रूसियों तक सीमित नहीं है। हम जानते हैं कि पुतिन को उनकी कोई परवाह नहीं है। पुतिन को सिर्फ मॉस्को की ही परवाह है। लेकिन अब यूक्रेन मॉस्को के अंदर हमला कर रहा है और ये हर जगह बड़े शहरों को निशाना बना रहा है। यह निश्चित रूप से अच्छी खबर नहीं है, लेकिन जो स्थिति को और भी खराब बना रहा है वह खुद पुतिन है। देखिए अब रूसी सेना इन प्रतिष्ठित शहरों की ओर रुख कर रही है ताकि वहां के युवाओं को जबरदस्ती भर्ती किया जा सके। इसमें मॉस्को भी है। यही बात हम युद्ध की शुरुआत से चेतावनी दे रहे हैं। जब भी पुतिन को प्रतिष्ठित शहरों से लोगों को भर्ती करने के लिए मजबूर होना पड़ता है तो हमें पता चल जाता है कि हालात वाकई बहुत खराब हो रहे हैं। अब यह मैं सिर्फ आपको झूठी उम्मीद देने के लिए नहीं कह रहा हूं। यही बात रूसी वकील कह रहे हैं जो रूस में भर्ती लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं और अब इस प्रथा के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। देखिए तो व्यवहार में वे मॉस्को में जबरदस्ती भर्ती किए गए लोगों को सेना में शामिल कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण से वे इसे कानून नहीं बनाना चाहते। अगर वे इसे कानून बना देते हैं तो यह बुरा होगा क्योंकि वे अपनी दमनकारी कार्रवाइयों का जवाब भी समय पर नहीं दे पाएंगे। हालांकि ऐसा लगता है कि उनके लिए इस कानून को राज्य नियंत्रित ड्यूमा से पास कराने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण जोखिम समूह, और मैं इसे जोर देकर कहना चाहता हूं, वे हैं मॉस्को से भर्ती किए गए सैनिक। मॉस्को से, क्योंकि क्षेत्रों में जबरन भर्ती आमतौर पर नहीं होती। मकशकला में कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन बाकी रूस में सेना में जबरन भर्ती नहीं होती। रूस में ऐसी कोई चीज नहीं है। मॉस्को में भर्ती 2 श्रेणियों में होते हैं। पहली श्रेणी में वे शामिल हैं जो केंद्रीय भर्ती कार्यालय गए और सेना में तैनाती का नोटिस लाए। अगर वे समन में दी गई तारीख पर भर्ती कार्यालय नहीं आते, चाहे कारण अपील हो या बीमारी, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वे नहीं आते तो बस यही है। उनकी जानकारी तुरंत पुलिस, स्थानीय सरकारी संस्थाओं और स्फीयर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में भेज दी जाती है। इन भर्ती लोगों को मॉस्को मेट्रो स्टेशनों पर पगडीडी डैशकर उग्रिश्काया असेंबली साइट भेजा जाता है। अधिकारी कभी-कभी भर्ती लोगों के घर जा सकते हैं या उन्हें कहीं और ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन मुख्य ध्यान निश्चित रूप से मेट्रो और मॉस्को सेंट्रल में उन पर निगरानी रखने पर है। सर्कल तो कोई व्यक्ति टर्नस्टाइल से गुजरता है, कैमरा उसे पहचान लेता है और वो पहले से ही एक सीमित जगह में होता है। हर जगह पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। स्टेशन पर यह उन्हें पकड़ने के लिए सुविधाजनक है। वहाँ जो यही वजह है कि वे ऐसा करते हैं। और दूसरी श्रेणी में वहाँ है। दूसरी श्रेणी में वे लोग हैं जो अन्य समन को नजरअंदाज करते हैं। पहली बार व्यक्ति को मुख्य ड्राफ्ट कार्यालय बुलाकर समन दिया जाता है। और 1-2 बार इन्हें भी उस सूची में शामिल किया है जो मॉस्को सरकार के क्षेत्रीय निकायों को भेजी जाती है। वे डेटा पुलिस विभाग को भेजते हैं
वहां वे जानकारी जिला पुलिस को देते हैं, जो फिर सभी संसाधनों के साथ तलाश शुरू करते हैं। वे उनके घर आते हैं, कैमरे चेक करते हैं और वे जबरदस्ती उस भर्ती किए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने की कोशिश करते हैं ताकि उसे तथाकथित एकीकृत ड्राफ्ट सेंटर भेजा जा सके, जैसा कि हमारे एक सहयोगी ने इसे नाम दिया था। यह ड्राफ्ट ऑफिस के पास एक छोटा कमरा है जहां लोग कार से आते हैं। अंदर आते ही गेट बंद हो जाते हैं, खिड़कियों पर सलाखें होती हैं। अंदर एक या कई डॉक्टर भर्ती व्यक्ति की जल्दी जांच करते हैं, क्या उसके हाथ पैर हैं, अगर है तो सेना भेजते हैं। तो सवाल उठता है, पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं और वे अभी क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब अर्थशास्त्र में छुपा है। पैसा, पैसा, पैसा। युद्ध जीतने के लिए आपको ये तीनों चीजें चाहिए। यूक्रेनी और पश्चिमी प्रतिबंधों के दबाव से रूसी अर्थव्यवस्था पर असर बढ़ रहा है, जिससे पुतिन के पास पैसे कम हो रहे हैं और हम रूस में हर जगह इसके संकेत देख रहे हैं। देखिए, जब सितंबर 2022 में पुतिन ने आंशिक लामबंदी की कोशिश की थी तो उन्होंने एक सबक सीखा। रूसी लोग लामबंदी के पक्ष में नहीं हैं। तो उनका हल यह था कि जो लोग सेना में शामिल होना चाहते हैं उन स्वयंसेवकों को बस और ज्यादा पैसे दे दिए जाएं, सिर्फ तनख्वाह के लिए। ये बोनस तो बहुत ही ज्यादा हो गए। कुछ इलाकों में आप सेना के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करके रातों रात करोड़पति बन सकते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश अब जब रूसी अर्थव्यवस्था पर दबाव है तो हम देख रहे हैं कि ये बोनस रातों रात गायब हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि पुतिन के पास पैसे कम हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें मोर्चे पर तोप का चारा नहीं चाहिए। और यही वजह है कि वह लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर रहा है ताकि वे मोर्चे पर जा सकें। इस तरीके की समस्या है कि जबरदस्ती मोर्चे पर भेजे गए लोग और सिरदर्द बढ़ा देते हैं, रूसी सेना और खुद पुतिन के लिए भी। जरा इस संदेश को देखिए जो कुछ रूसी सैनिक रूस की जनता को भेज रहे हैं। हम सैनिक हैं। हम सैन्य इकाई 72164 22वीं रेजिमेंट 72वीं डिवीजन 44वीं आर्मी कॉर्प्स लेनिनग्राड मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के सैनिक हैं। हम सर्वोच्च कमांडर इन चीफ व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन से अपील करते हैं। हम कुल 28 लोग हैं। मई, जून, जुलाई में हमें धोखे से रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाए गए, यह कहकर कि यह यास्त्राम पीएमसी है। हमें बहुत कुछ वादा किया गया, हमने उस पर विश्वास कर सहमति दे दी। यही समस्या है। फरवरी में जब यूनिट में कमांड की मनमानी और विश्वासघात देखा तो हमने जांच समिति का रुख किया, जहां एक आपराधिक मामला दर्ज हुआ। हमें तुरंत बताया गया कि जांच पूरी होने के बाद हमें अपनी सेवा जारी रखने के लिए दूसरी यूनिट्स में भेज दिया जाएगा। भविष्य की सेवा के लिए आगे बढ़े। हमने मारुशचेंको के खिलाफ गवाही दी, जो यास्त्रे पीएमसी के मालिक हैं, जिन्हें उपकरण और हथियार मेजर जनरल डेम्बित्स्की के जरिए ट्रांसफर किए गए थे। हमने तनख्वाह वसूली पर गवाही दी। जो विरोध कर रहे थे उनमें से कई मारे गए। हम अब भी जिंदा हैं क्योंकि अभी मॉस्को में हैं। क्योंकि हम अभी भी हैं। 27 नवंबर को सभी को इकट्ठा कर यूनिट भेजा जाएगा। शायद हम वहां एक हफ्ता या थोड़ा ज्यादा रह पाएंगे, लेकिन नतीजा पहले से ही साफ है, हमें भी मार दिया जाएगा। कई गवाहों को पहले ही मार दिया गया है। वहां सैकड़ों लोग थे, अब सिर्फ कुछ दर्जन ही जिंदा बचे हैं। अब मुख्य सैन्य जांच निदेशालय के अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इसे ऐसे ही देखते हैं। वे गाली गलौज कर रहे हैं। सब कुछ आपराधिक मामले के पतन की तरफ है। हमारे आखिरी संपर्क के दौरान उन्होंने कहा था कि हमें कहीं भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अब हम समझ सकते हैं कि बंदूक की लड़ाई में चाकू नहीं लाते। हम मांग करते हैं कि हमें अन्य यूनिट्स में ट्रांसफर किया जाए, जैसा कि शुरू में घोषित किया गया था। हम वास्तव में समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप हमारी समस्या सुलझा दें तो आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारी समस्याएं हल करें तो धन्यवाद। जैसा कि उस आदमी ने अभी उस क्लिप में कहा, ऐसा लगता है कि रूसी सैनिकों के लिए मौत तय है। फर्क नहीं पड़ता वे कहां जाते हैं, मोर्चे पर। हम कुछ समय से मोर्चे से आ रही क्लिप्स देखकर इसका विश्लेषण कर रहे हैं। वैसे दोनों तरफ से, यूक्रेनी पक्ष से भी और रूसी पक्ष से भी, यह सबसे हालिया क्लिप है जिसे हमने हफ्ता पहले विश्लेषण किया था। देखिए। हाँ, तो वहां एक टैंक जा रहा है, शायद एक T-72, और ये लगता है उसने एंटी टैंक माइन ढूंढी है। मैंने देखा उसके आगे माइन फ्लो था जब वो पास से गया। हमने कोई ड्रोन आते हुए नहीं सुना, तो मुझे पूरा यकीन है हाँ, कुछ गड़बड़ है। तो उसके पास एक माइन फ्लो है। हाँ,
दिलचस्प ये है कि एंटी पर्सनल माइन पर चढ़ने पर भी टैंक में आप शायद सुरक्षित रहेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्हें लग गई है। हालांकि मैं इनका टर्रेट उड़ता हुआ नहीं देख रहा, लेकिन इससे जरूर चोट लगी होगी। ये हैं, ओह गधे नहीं भेड़े हैं, जो कि नई बात है। हमने ऊंट, गधे और भेड़ें देखी हैं। उन्हें ये पसंद नहीं है, पर इसी कारण ये उनके पास है। देखो, ये आदमी का खाना भी है। अरे धीरे चलो, आओ आओ। देखो, सेना को ऐसे आपूर्ति नहीं करते। लेकिन ये क्या है? आपूर्ति करना? ये कुछ नहीं ले जा रहा, डंकी सामान ले जा रहा था। हाँ, उसके पेट के नीचे कुछ लटका हुआ है, मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन आप जानते हैं ये असल में चलती फिरती दावत है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुझे लगता है कि सब कितने जवान हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। सभी जवान हैं, फिर भी कुछ अलग है। इस युद्ध में दोनों तरफ के लड़ाकों की औसत उम्र 40 साल है। और जानते हो, जब मैं 42 साल का था तो मेरी हालत बेहतर थी। अब उम्र थोड़ी बढ़ रही है। मेरा मतलब है, आप सोचिए एक 18 साल के 20 साल के लड़के के बारे में। देखो, तुम जल्दी ठीक हो जाते हो, यही एक बात है। जितने ज्यादा ऐसे वीडियो देखता हूं, उतना ही यूक्रेनी सेना की ताकत का एहसास होता है। हमें याद रखना चाहिए कि रूस की सेना यूक्रेन की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ी है और शायद शुल्क से भी कहीं ज्यादा ड्रोन हैं, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देशों से। लेकिन रूसियों के पास मजबूत मकसद नहीं है। इस युद्ध में केवल यूक्रेनियों के पास ही वह है। आप इसे हर दिन युद्ध के मैदान पर देख सकते हैं। जो पुतिन का 3 दिन का विशेष सैन्य अभियान होना था, वह अब 3 साल से भी ज्यादा 3.5 साल तक चल चुका है। यूक्रेन कभी भी कमजोर नहीं दिखा। सब कुछ बेहतर हो रहा है। कुबुर्यह और रूसी अहम ढांचे को लगातार तबाह कर रहा है। इसीलिए इन सब पर बात करने और समझने के लिए कि यूक्रेन मोर्चे पर कैसे जीत रहा है, मैं हर हफ्ते जंग के मैदान का विश्लेषण करता हूं और पूर्व नेवी सील चक फर्र समेत कई पूर्व सैनिकों से चर्चा करता हूं। अब तक हमने 6 एपिसोड जारी किए हैं और हम हर हफ्ते और भी एपिसोड जारी कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश हम ये एपिसोड YouTube पर नहीं डाल सकते, क्योंकि वहाँ वीडियो अक्सर सीमित या हटाए जाते हैं। किसी कारणवश YouTube के अनुसार ये विज्ञापनदाताओं के अनुकूल कंटेंट नहीं है। इसी कारण हमने अपना प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर खुद बनाया, जिससे हमारे पास कोई पाबंदी नहीं है। साथ ही हम विज्ञापन नहीं चलाते, इसलिए हमें विज्ञापनदाताओं की पसंद की परवाह नहीं करनी पड़ती। यह प्लेटफॉर्म आपके समर्थन से चलता है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये सारे एपिसोड देखना चाहते हैं, तो आप अभी basicsinsidertalk.com पर जाकर प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। इन एपिसोड्स के अलावा आपको अन्य एक्सपर्ट्स के साथ किए पॉडकास्ट्स की लाइब्रेरी भी मिलेगी, और ये सब 100% बिना विज्ञापन होगा। हम हर हफ्ते नया कंटेंट भी जोड़ते रहेंगे, और जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप हमारे काम और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगली वीडियो में मिलूंगा।